हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके अंदर हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। और उसमें भी हम कर रहे हैं स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, एप्लीकेशन नंबर 2। और उसके अंदर हमने किया लिमिटिंग रिएजेंट। आज हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 3, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस एप्लीकेशंस को लेकर चलते हैं, जो कि थर्ड एप्लीकेशंस है, जो हमें एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में बताएगी कि हाउ वी कैन डिटरमाइन इट। और मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स वी स्टार्ट। हम टॉपिक कर रहे हैं हम मोल कंसेप्ट। हमारे पास टॉपिक है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट के अंदर जो हम टॉपिक कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट जनरल हमने पढ़ा, वो हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। और उसके अंदर हम एप्लीकेशंस कर चुके हैं, 3 एप्लीकेशंस कर चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है वेपर डेंसिटी। इसके बारे में हमने जाना क्या होता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। और इसी के अंदर ही टॉपिक था लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने उसको समझा स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे यूज करते हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे, जो थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये टॉपिक हम करने वाले हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला समझने से पहले इसका एक सब टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। उस टॉपिक को हम बोलते हैं परसेंटेज, कि कैसे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं और उसका फिर हम एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला में कैसे यूज करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हमें करना है कि एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर परसेंटेज का कैसे। तो पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। तो आप इसके लिए रेडी रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें, और हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। हम टॉपिक कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अगर बात परसेंटेज कंपोजिशन की आती है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। एक सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले आता है परसेंटेज कंपोजिशन, इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। आप सभी के पास, आपके पास रजिस्टर नोटबुक होगी, उसको आप ओपन कर लीजिए, नोटबुक रजिस्टर, और साथ साथ एक बार नोट कीजिए, चाहे आपको आता है नहीं आता है। एक बार जब नोट करते हैं तो कंसेप्ट हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, टेम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। पहले इस टॉपिक का हम बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सैंपल है, क्लियर है। इस सैंपल के अंदर हम कहें शुगर है, और शुगर के साथ मान लीजिए एस है, और इसके साथ कोई पी जुड़ा हुआ है, दो से मिलके बना है। कोई हमसे पूछे बताओ ये कितना है और ये कितना है, तो हम क्या बताते हैं, कंसिडर कर लेते हैं टोटल अमाउंट 100 है, तो ये मान लेते हैं ये 40% है, और ये कितना है 60%। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है परसेंट, पर सेंट। सेंट का मतलब होता है 100, 100 में से कितनी वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो 100 में से कितनी वैल्यू है 40, 100 में से कितनी वैल्यू है 60, तो इसलिए इसके पीछे क्या लगाते हैं 40%, और ये क्या हो जाता है 60%। मान लीजिए कंसिडर 1 मोल ऑफ मीथेन। अब 1 मोल ऑफ मीथेन है, तो मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन मीथेन में कितना होगा 4 ग्राम, टोटल मास ऑफ मीथेन कितना होगा 16 ग्राम। अब कोई आपसे मीथेन में से ये पूछे कि बताइए कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, तो हम क्या बताएंगे, तो मास परसेंट ऑफ कार्बन। कार्बन का अगर हमें मास परसेंट बताना हो, तो कार्बन का कितना होता है 12, टोटल कितना है 16, तो 12/16 इंटू 100। जब इसको 12/16 इंटू 100 करेंगे,
तो हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 12/16 × 100, और हम इसकी परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। ऐसे जब हम मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी? 4 × 16, 4 ग्राम तो था 16, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 16 × 100। तो यहाँ जो ये वाली जो पॉइंट है, ये क्या बनाया हमने, क्या है ये? यहाँ थोड़ा सा हमें समझाने की आवश्यकता रहेगी। यदि एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास, ये पॉइंट हमें जरूर ध्यान रखना होगा कि जैसे हम किससे कितने की निकाल रहे हैं, एक की निकाल रहे हैं, एक एक एटम के हमसे पूछ रहा है, तो ये ले लेंगे। एटोमिसिटी मतलब हमसे ज्यादा एटम की पूछी जाए, 4 एटम की, 5 एटम की पूछी जाए, तो एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट, जो एटोमिसिटी और एटॉमिक वेट है, अपॉन क्या कर दें, मोलिकुलर वेट इंटू 100। दिस इज द मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटोमिसिटी, एटॉमिक वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100, आसानी से हम किसी की परसेंटेज बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। ये अभी मैंने बताया आपको। चलिए, अब हमसे एक थोड़ा सा कंसेप्ट जो हमसे पूछा जाता है कई बार, तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा। एक सिंपल सा केस हमसे पूछा गया है, देखो। अगर हमसे शब्द पूछा जाए मिनिमम मोलिकुलर मास इज आस्क्ड, क्या शब्द दे दिया? मिनिमम मोलिकुलर मास। ये टर्म देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकली भी आता है। minimum molecular mass is asked, then we assume 1 atom of the element is present per mole। कहता है पर मोल एक एटम प्रेजेंट है, पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल कितना एटम प्रेजेंट है? 1 मोलिक्यूल प्रेजेंट पर एटम। यदि मिनिमम मोलिकुलर मास कहा जाए, इट मीन्स 1 atom ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट पर मोलिक्यूल 1 atom प्रेजेंट। देन मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, किसी एलिमेंट के अंदर मास परसेंट कितनी होगी? अब वही है हमारे पास एटोमिसिटी। अब क्या कर रखा है, वन वन एटम ऑफ द एलिमेंट, तो एटोमिसिटी कितनी होगी? एटोमिसिटी कितनी होगी? 1 पर एलिमेंट। मोलिकुलर एटॉमिक वेट अपॉन मिनिमम मोलिकुलर वेट अपॉन 100, तो जो उसका मिनिमम मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? मास परसेंट एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट। तो एटोमिसिटी हमेशा इस केस में कितनी ली जाएगी? 1 ली जाएगी। एटॉमिक वेट होगा, नीचे मोलिकुलर वेट की जगह क्या ले लेते हैं हम? मिनिमम मोलिकुलर वेट इंटू 100। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर बाय मास। क्या कह दिया? 3.4% सल्फर बाय मास। द मिनिमम मोलिकुलर मोलिकुलर वेट ऑफ द इंसुलिन इज। तो मिनिमम मोलिकुलर वेट हमसे पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, 3.4% दे दिया हमें, ये 1 लिया। सल्फर का कितना? तो 32। हमसे क्या पूछा है? मिनिमम, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। अगर मान लो मिनिमम मोलिकुलर वेट हम निकालें, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा? मिनिमम मोलिकुलर वेट इजकल टू 1 × 32 अपॉन 3.4, और ये कितना हो जाएगा? 100। पॉइंट क्लियर? और इस तरह से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, यही आएगा। इसको नीचे ले जाएंगे तो 32 3.4 इंटू 100, और इसका आंसर को हम बता पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगले एक सिंपल सा एग्जांपल और लिया हमने, और उसको जानने की कोशिश की। एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर मास परसेंट बताइए क्या होगी इसके अंदर। ठीक है, ओके। एक बच्चे ने कहा कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करना है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमसे पूछा है बेटा, मिनिमम मिनिमम मोलिकुलर मास इज आस्क्ड। यदि मिनिमम मोलिकुलर मास कभी भी पूछा जाए, तो नंबर ऑफ एटम उस टाइम पे कितने हो जाते हैं? 1। मतलब एटोमिसिटी की जगह हम क्या लेके चलेंगे? 1 लेके चलेंगे। ये दिमाग में रखो आप। और वैसे मोलिकुलर मास पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जितनी एटोमिसिटी उतनी रख सकते हैं हम। तो यहाँ मिनिमम मोलिकुलर मास हम क्या रख लेते हैं? नीचे की तरफ रख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछा गया इंसुलिन जो है हमारे पास, इंसुलिन कंटेन 3.4 सल्फर बाय मास।
द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द इंसुलिन इज, कितना होगा? तो परसेंट कितनी, 3.4, ये देखो 3.4, 1 रखेंगे ही क्योंकि मिनिमम के अंदर है। मोलिकुलर वेट कितना है, 32, और मिनिमम हमें निकालना है, मिनिमम को हमने क्या मान लिया, एक्स। तो जब तुम इसको निकालोगे तो इसके नीचे आ जाएगा, तो आंसर आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेट हम एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमसे दिया गया है, डिटरमाइन डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस कंपाउंड। कहता है कोई कंपाउंड है फेरस सल्फेट का, उसमें प्रत्येक एलिमेंट का मास बताइए कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम मास परसेंट ऑफ आयरन फाइंड आउट करना चाहें तो आयरन का कैसे फाइंड आउट होगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन टोटल जो उसका मास है वो लेके चलेंगे, मोलिकुलर मास। तो फेरस सल्फेट में आयरन का नंबर कितना होता है, 26, ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 के आसपास हो जाएगा। सल्फर का 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16। आप मोलिकुलर मास निकाल लो। ठीक है, तो 52 × 2 प्लस ये कितना होता है, 32, तो 32 × 3 प्लस ये कितना होता है, 16, 16 × 4, इनका निकालोगे लगभग 400 के आसपास वैल्यू आएगी। क्लियर? तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, मतलब मोलिकुलर मास आएगा। परसेंटेज कैसे निकाले, एटॉमिसिटी, आयरन के कितने, 2, मोलिकुलर मास कितना होगा, 56, सॉरी हम 52 लेके चल रहे हैं ना, या 56 लेके चलना है, तो 56 और यहाँ रखेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगी। सल्फर का निकालना हो तो एटॉमिसिटी सल्फर की कितनी है, 2 रेग, यहाँ कितनी है, 3 × 32, 400, ये परसेंटेज आ जाएगी। अगर हमें ऑक्सीजन का निकालनी है तो एटॉमिसिटी कितनी है इसकी, 4 × 3 = 12, 12 एटॉमिसिटी होगी, मास 16 अपॉन 400, और ये कितना आ गया, 48%। यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हैंड रेज कर दें, रेज योर हैंड्स। गुड। इस तरह से हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिसिटी, एटॉमिक वेट अपॉन जो उसका मोलिकुलर मास होता है वो। और यदि मिनिमम पूछा जाता है उस टाइम पे एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। चलिए ये क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे समझ में आएगा। कहता है कैलकुलेट द मिनिमम मोलिकुलर वेट। अब देखो वही शब्द आ गया, मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन 28% नाइट्रोजन बाई मास। अभी मैंने बताया था परसेंटेज इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू मोलिकुलर वेट अपॉन मिनिमम मोलिकुलर मास। तो परसेंटेज तो हमें ये दे दी, एटॉमिसिटी मिनिमम के केस में कितनी हो जाती है, 1। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास जो है वो 14 होता है इन 20। ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स को इधर ले जाओ तो हमारे पास ये अपने पास आ जाएगा, मिनिमम मोलिकुलर वेट 50 आ जाएगा। क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, और फटाफट इसका आंसर बताइए क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा है ए मेटल एम फॉर्म ए मेटल कार्बोनेट M2CO3 if the compound contain 48% oxygen by mass, then determine atomic weight of metal। मेटल का एटॉमिक वेट बताइए क्या होगा। एटॉमिक वेट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए आप लोगों ने काफी सोल्व किया होगा, नहीं किया है तो चलिए मेरे साथ डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमसे पूछा है, हमारे पास परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इनटू क्या लेते हैं, 100। अब परसेंटेज कितनी दे रखी है, 48%, ये दे रखी है ऑक्सीजन की। ठीक है, एटोमिसिटी क्योंकि हमसे किसका पूछा है, डिटरमाइन द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो हमसे किसका पूछा है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल का पूछा है ना। हाँ ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल का पूछा है, लेकिन परसेंटेज किसकी दे रखी है, ऑक्सीजन की। जिसकी परसेंटेज दे रखी हो एटोमिसिटी हम क्या लेके चलेंगे, उसी की लेके चलेंगे। तो 48%, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, मोलिकुलर वेट कितना होगा, 16 होगा।
अब इसका मोलिकुलर मास निकाल लो, मेटल का पता ही नहीं हमें कितना है तो 2x मान लिया, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और इसका कितना होता है 48 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60, तो इसको क्या 2x + 60 लिख सकते हैं। तो देखो हमने 2x + 60 लिख दिया। एक्स हमने किसका मान के चल रहे हैं, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इंटू 100, और ये हम इसको घुमा के इस तरफ लेके आएंगे तो 2x 60 इंटू 100 एक्स, और x इज इक्वल टू कितना आएगा 40/2, तो हमारे पास कितना आता है 20 आता है। कितना आता है 20, 20। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया, एंड कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख के डाल दें। बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते ही समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पर आते हैं हम। अभी तक हमने परसेंटेज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। मैंने कहा था कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लेके चलेंगे इसके अंदर। तो अब आते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला पे। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं हम सबसे पहले। तो मोलिकुलर फॉर्मूला में हम देखें ध्यान से तो कुछ डेफिनेशंस है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इस पे आते हैं हम। सबसे पहले बेंजीन है, तो बेंजीन को क्या लिखा जाता है C6H6। मीथेन को क्या लिखा जाता है CH4। इथेन को क्या लिखा जाता है C2H6। एस्टिक एसिड को क्या लिखा जाता है C2H4O2। The molecular formula of a compound represent the actual number of atoms of various element present in one molecule of compound। मान लो ये कंपाउंड है कोई भी C6H6, तो ये कंपाउंड का एक मोलिक्यूल है। एक मोलिक्यूल के अंदर एक्चुअल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है 6, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 6। एक्चुअल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने एग्जैक्ट प्रेजेंट है, और वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, एक मोलिक्यूल कंपाउंड में कितने प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूले का पार्ट होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये देखो। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दोनों में फर्क है। The empirical formula tells us about the simplest whole number ratio of elements, ratio of atoms of various element present in one molecule of compound। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। दिस इज नोन एज द मोलिकुलर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। और इसी का यदि एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इन सब का रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो रेशियो निकालोगे तो देखो, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का कितना है 12 है, इसका कितना है 6। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और ये तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इससे अगर फॉर्मूला बनेगा तो बनेगा CH2O। ये CH2O क्या है, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। कहता है द एम्पेरिकल फॉर्मूला टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देखो, जो भी नंबर दे रखा था उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमने ले लिया। ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में जो वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केस है, इसको ध्यान से देखें आप, इसको देखते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है H2O2 CH4 C2H6 C2H4O2। अगर इसका रेशियो निकालो तो 2:2, 1:4, 2:6, 2:4, 2। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो 1:1, 1:4, 1:3 और 1:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट नंबर रेशियो निकाला तो 1 और 1 ये हो जाएगा, 1:4 निकाला तो ये क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा, 1:3 निकाला तो ये हो जाएगा, और ये इसका निकालते हो तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के एक रिलेशन निकल के आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि मोलिकुलर फॉर्मूला
और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में एक नंबर होता है, उसको हमने एन कंसिडर कर लिया। एन का मतलब वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये रहता है। एन क्या है? एन है मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। उसको हम क्या बोलते हैं? एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस तरह से, तो ये वैल्यू हमारे पास रह सकती है। ठीक है, चलिए लेट्स वी स्टार्ट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, और उस क्वेश्चन से हम इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए, ऑन एनालिसिस, क्या कर रखा है? ऑन एनालिसिस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 57% कार्बन, इतना परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट ऑक्सीजन। तो हमें क्या निकालना? अगर ये कंडीशन दे रखी, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड आल्सो फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज 83। कहता है मोलिकुलर फॉर्मूला का मास कितना है? 83 है। तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके अंदर डिटरमाइन करना है। बहुत ही सिंपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी की बहुत सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, जिनको आप अगर इसको समझ के अच्छी तरह से करना चाहोगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे। चलिए, तो हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पीछे जो दे रखा है। इस प्रॉब्लम को जो हम सोल्व करते हैं तो किस तरह से सोल्व करेंगे ये देखो। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है परसेंटेज एलिमेंट्स का। उसके बाद कॉलम बनाना है आपको परसेंटेज का। उसके बाद आपको कॉलम बनाना है मोल का। फिर कॉलम बनाना है मोल रेशियो। और लास्ट में हम लेके चलते हैं होल नंबर रेशियो। देखो, एलिमेंट क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज है 57.8, हाइड्रोजन है 3.6 और ऑक्सीजन है 38.6। मोल निकालोगे तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसको जो हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो इससे वैल्यू कितनी आएगी? 3.6। इससे वैल्यू कितनी आएगी? 2.4 या 5 के आसपास वैल्यू आएगी हमारे पास, अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी। ये 4.8 के आसपास वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट। कैलकुलेट कर लेंगे। होल नंबर रेशियो कैसे निकालते हैं? एक सिंपल, जो सबसे छोटा नंबर होता है उस सबको डिवाइड करते हैं। तो 48 डिवाइडेड बाई 3.6, 3.6 डिवाइडेड बाई 3.6, और 2.5 अपॉन डिवाइड, सॉरी, सबसे छोटा 2.5 है, 2.5 से डिवाइड करेंगे हम। 2.5 और ये हो जाएगा 2.5। इसको करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये हमारे पास आएगा 1 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा ये? 1.4 या 5 के आसपास आएगी वैल्यू। और ये आएगा, ये भी 2 के आसपास वैल्यू आएगी। 25 है या 48 है, तो 50 के आसपास हो गया, तो अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम इनको होल नंबर रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये ऊपर वाला कितना आएगा? 4 आएगा। ये कितना आएगा? 3 आएगा। और ये कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या था? 1:3:2। तो फॉर्मूला बनेगा C4H3O2। इस तरह से हमारे पास हमने इसका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल दिया। और यदि हमसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो कैसे निकालोगे? तो वो ऐसे निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? 48 प्लस 3 प्लस 32, हमारे पास होगा ये 8 2 10,
और 4 3 7 3 13 1 14, 140 के आसपास वैल्यू होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ये किसकी होगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 140 इंटू एन। फिर मोलिकुलर फॉर्मूला कितना दे रखा है? 83। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी। इस एन की वैल्यू को इसके आगे हम रख देंगे, तो हमारे पास इससे ही क्या बन जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से इसको हम कवर कर लेंगे। चलिए आगे इसी में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का, ये स्टेप्स हमें ध्यान रखने होंगे। कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, जैसे मैंने प्रॉब्लम करवाई थी उसको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, तो इस इन स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट। जितने परसेंटेज हैं उनको लिखा जाता है। उसके बाद परसेंटेज के बाद प्रत्येक एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेने के लिए। और उसके बाद फिर हम आगे जो रेशियो होता है उसको एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया था। तो हम थोड़ा सा इसको फिर से समझ सकते हैं। तो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों की परसेंटेज रख ली हमने। पहला स्टेप पूरा। फर्स्ट परसेंटेज लगते हैं प्रत्येक एलिमेंट्स की। स्टेप परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। जितना एटॉमिक वेट है, तो इसको 14 से डिवाइड कर दिया, इसको 16 से कर दिया। इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आ गई। थर्ड, डिवाइड द मिनिमम वैल्यू टू गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर। दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? 1.85 की है, और ये कितनी है? 4.65। तो मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करो। अगर इसको 1.85 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसको अगर हम 1.85 से डिवाइड करेंगे, इसको 1.85, तो याद रख लो अप्रोक्सीमेट भी 18 दूनी 36 होता है। तो 2 से तो ज्यादा ही है वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेट 2.5 के आसपास आएगा। इसका कितना है? 1। सिंपल रेशियो बदलने के लिए दोनों कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से करो, इसको 2 से करो। 2 से करो तो ये 5 आएगा, इसका कितना आएगा? 2 आएगा। इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा N2O5। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही फिर से रिपीट कर दिया हमने, उसको इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कहते हैं कंपाउंड है, 25% हाइड्रोजन 75% कार्बन बाई मास। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एलिमेंट जो दे रखे हैं उनको लिखो। कार्बन दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 25%। कार्बन कितना है? 75%। अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला, जो भी परसेंटेज है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? उसका मोलिकुलर मास। 12 से डिवाइड कर दिया। जो भी परसेंटेज मोलिकुलर मास से हमने डिवाइड कर दिया 1 से। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है हमारे पास? 1/12 को इससे डिवाइड करेंगे, देखो पहले 4 जाएगा, 3 जाएगा, आगे करके देखेंगे तो ये क्या आएगा? 3 1/4 आएगा। इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालो, तो ये 4 कॉमन दोनों में, तो ये 1 और ये कितना आएगा? 4। तो 1/4 की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? ये बना CH4। एक केस और लेते हैं। बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ ए कंपाउंड आर, व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? चलिए फटाफट इसको सोल्व करके बताइए क्या पॉसिबिलिटी होगी। चलते हैं, ध्यान से देखो इसको। हमें दे रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O दे रखा है, और मोलिकुलर मास कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब हम N निकाल लेंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना दे रखा है? 180 दे ही रखा था। एम्पिरिकल फॉर्मूला का 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना आएगा? 30 के आसपास आएगा, 30 आएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 आई। एन की वैल्यू 6 आई, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा था CH2O। अंदर मल्टीप्लाई करो, C6H12O6 ये आएगा। और ये हमारे पास किसके अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
आज जो हमने जानने की कोशिश की, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कल हम इसी टॉपिक का थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, जो कंबस्टन इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कल के लेक्चर में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ कंबस्टन इक्वेशंस। उसके ऊपर थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसको लेके चलेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आज मैंने आपको परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने का जो तरीका बताया है, उससे आसानी से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।